तो स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, स्क्रीन नजर आ रही है आपको? हाँ सर, आ रही है। ओके, पिछली बार हमने पढ़ा था दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट और अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि ऐसी डेवलपमेंट जो प्रेजेंट नीड को भी पूरा करे, प्रेजेंट जनरेशन की नीड को भी पूरा करे, और जो फ्यूचर जनरेशन की नीड का भी से कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। ऐसी डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, जो भी डेवलपमेंट होती है दैट इज जो रिसोर्सेज को एग्जॉस्ट करती है, पोल्यूशन करती है, ग्लोबल वार्मिंग करती है, एनर्जी को यूज करती है, तो जनरली मोस्ट ऑफ द केसेस जो डेवलपमेंट होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो भी होता है, दैट इज अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है। लेकिन वी आर ट्राइंग टू डू इट इन द फॉर्म ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो हमारी आज की नीड को पूरा करे और फ्यूचर नीड को भी पूरा करे। उसका जो मोस्ट अच्छा एग्जांपल है दैट इज वी आर यूजिंग द ट्राई टू यूज द रिन्यूएबल एनर्जी। ओके, अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करेंगे तो दैट इज वी कम अंडर द ऑलमोस्ट अंडर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, जो भी डेवलपमेंट होती है, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, तो वी डू ए EIA स्टडीज, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज। और उसके ऊपर हम जो होता है कि ये देखते हैं कि जो भी हम प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं, चाहे वो रोड हो, रेल हो, बिल्डिंग हो, डैम हो, तो हम उसको पहले स्टडी करते हैं कि हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट आवर इन्वायरमेंट। तो उस इन्वायरमेंट पे जो भी इम्पैक्ट हम स्टडी करते हैं, और हम ये देखते हैं कि भाई उस इम्पैक्ट को कैसे कम से कम किया जा सके, और इसको कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सके। दैट इज कॉल्ड द EIA, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडीज। ओके, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट अगर आपने करनी है तो आपको पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि रिक्वायरमेंट ही कम हो जाए। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए पेड़ पौधों को आपने कोशिश करनी पड़ेगी कि वो पेड़ पौधों का डिफॉरेस्टेशन ना हो, और हमें अफॉरेस्टेशन करना है। डिफॉरेस्टेशन का उल्टा होता है अफॉरेस्टेशन, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी पड़ेगी और लेस एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ये सब है कि भाई कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव किया जा सकता है। दैट इज अडॉप्टिंग द पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। जितने भी पोल्यूशन कंट्रोल है, जो भी तरीके हैं उनको, वाटर पोल्यूशन रोकने के लिए या एयर पोल्यूशन रोकने के लिए, नॉइज पोल्यूशन रोकने के लिए, उनको अडॉप्ट करना पड़ेगा। लोगों में एनवायरमेंटल एजुकेशन देनी पड़ेगी और अवेयरनेस देनी पड़ेगी, और क्लीन एनर्जी और रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करना पड़ेगा। सो बाय रिसाइकलिंग और रीयूज करना पड़ेगा मटेरियल का। तो ये सब बातें हैं जो हमें बताती हैं कि हाउ टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को करने के लिए ये सब बातों का हमें ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, अब अर्बन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एनर्जी। जैसे जैसे हमारी अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, यानी कि जितना नगरीकरण हो रहा है, तो मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बन रही हैं, डैम्स बन रहे हैं, तो ये जो हमारी जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी की बढ़ती जा रही है। ट्रांसपोर्टेशन बढ़ रही है, तो सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट हमें बढ़ जाती है। तो ये जो फैक्टर्स फैक्टिंग द नीड ऑफ एनर्जी, जो क्या 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 फैक्टर हैं, एक तो यूज ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। जो हमारा जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल हम यूज करें, कंक्रीट, ब्रिक, वो ज़्यादा, जो मकान को ज़्यादा बेटर कंडीशन में नहीं रखते। वी रिक्वायर एनर्जी टू कीप इट कूल इन समर, और विंटर में हॉट रखने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि हमारे मकान ऐसे मटेरियल के बने हुए हैं। दूसरा यह है कि लिविंग स्टाइल हमारा बढ़ गया है, तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। हमें वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, सब चाहिए, ओवन्स, मिक्सचर ग्राइंड। सर वो कुछ बच्चे वेट कर रहे हैं सर, वो हाँ, लाइटिंग कर लीजिए सर। हाँ, कर दिया कर दिया। ओके, ऐसे ऐसे हमारे माइक्रोवेव, ओवन, मिक्सर वगैरह चाहिए होते हैं। तो ये
लिविंग स्टाइल बढ़ता जा रहा है तो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जा रही है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग से भी कारण भी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। हमें लिफ्ट की जरूरत है, पानी को ऊपर चढ़ाना पड़ता है। ओके, जो भी हमारे को सामान है वो ऊपर चढ़ाना पड़ता है, तो इसी कारण भी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। कुकिंग फूड के लिए भी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। ओके, इलेक्ट्रिसिटी ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो गई है। ट्रांसपोर्टेशन में भी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। पॉपुलेशन बढ़ेगी, अर्बनाइजेशन होगा, एक हमारा जो घर है और काम करने का जो स्थान है वो दूर दूर हो गया है, तो उसकी वजह से भी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। और इसे एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ने से, ये पॉपुलेशन बढ़ने से हमारा जो रोड पे कंजेशन हो गया, तो भी हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो दीज आर द वेरियस रीजन, नगरीकरण की वजह से हमारे जो है एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो दीज आर द रीजंस अभी हमने जैसे डिस्कस किया, कंस्ट्रक्शन मटेरियल, लिविंग स्टाइल, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स, कुकिंग फूड्स, एनर्जी यूज्ड इन कुकिंग फूड, ट्रांसपोर्टेशन। तो ये सब कारण है जिसकी वजह से हमारी अर्बनाइजेशन की वजह से हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है। अगला है वाटर कंजर्वेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट। तो वाटर प्रीशियस प्रोडक्ट है, अब हम सब जानते हैं, इसको हमें बचाना है। ओके, इसको पोल्यूशन होने से ही बचाना है। आप जानते हैं कि जो हमारे अर्थ पे जो वैसे तो 75% के लिए वाटर है, लेकिन उसमें जो 97% जो वाटर वो ऑलमोस्ट बेकार है। मतलब बेकार इन द सेंस वो सी में है। 2% वाटर जो पोलर आइस में लॉक है। सिर्फ 1% वाटर जो है वो अवेलेबल है हमारे यूज के लिए। तो मतलब 100 में से 1% हमारा सिर्फ फ्रेश वाटर अवेलेबल है। तो वाटर की स्केर्सिटी है, कई जगह पानी की कमी होती है, आप सुनते भी है। तो वाटर शुड बी बहुत जल्दी से हम बहुत इसको डिप्लीट करते जा रहे हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, दिल्ली में पहले वाटर टेबल काफ़ी ऊंचा था, ग्राउंड वाटर टेबल नीचे दिन बढ़ते दिन नीचे जाता जा रहा है। उसका कारण यही है कि जितना पानी अंदर नहीं जाता, मतलब ड्यूरिंग रेंज, उससे ज़्यादा हम यूज़ कर लेते हैं। जो ग्राउंड वाटर टेबल जब नीचे चला जाता है तो उसका इफेक्ट नदियों पर भी पड़ता है। ओके, रिवर ड्राई हो जाती है जिसकी वजह से, क्योंकि ग्राउंड वाटर टेबल नीचे चला जा गया। तो ग्राउंड वाटर टेबल की वजह से रिवर भी ड्राई हो जाती हैं। तो उससे भी आप देखते हैं यमुना का रिवर जब ड्यूरिंग समर ऑलमोस्ट ड्राई हो जाता है। तो इट इज ड्यू टू, एक तो पानी की वैसी कमी है, तो इसका एक कारण ये भी है कि जो ग्राउंड वाटर टेबल है हमारा नीचे चला गया रिवर बेड से, उस वजह से भी हमारा नदी सूख जाती है। ओके, तो इसको हमें नीड ऑफ वाटर कंजर्वेशन की हमें जरूरत है। दिन बढ़ते दिन हमारे जो है डोमेस्टिक और डोमेस्टिक यानी घरेलू पानी और इंडस्ट्रियल वाटर डिमांड बढ़ती जा रही है ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। एग्रीकल्चरल डिमांड भी पानी की बढ़ती जा रही है ड्यू टू हाइब्रिड सीड्स। जैसे जैसे हमारे प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है तो भी हमारी वाटर डिमांड बढ़ती जा रही है। हमें वाटर की रिक्वायरमेंट कार धोने और दूसरी चीज़ों में करने की जरूरत पड़ती है। अर्बनाइजेशन की वजह से भी हमारी वाटर डिमांड बढ़ती जा रही है। तो और जब हम पानी का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो पानी का पोल्यूशन भी ज़्यादा करते हैं, वेस्ट वाटर भी ज़्यादा निकलता है। ओके, तो और हमारी जो अर्बनाइजेशन की वजह से जो हमारा पानी है, जो बारिश का पानी है, वो नदियों तक नहीं पहुंच पाता। ओके, तो ये क्योंकि हमने उसकी जो उसका जो मैनेजमेंट है, जो पानी नदियों में पहले पहुंचता था उसको हमने सारा डिस्टर्ब कर दिया है। ओके, तो हमें इस पानी की कंजर्वेशन करना पड़ेगा, रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी, वाटर शेड मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, अच्छी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे, रीयूज करना पड़ेगा इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक वेस्ट वाटर का, और हमें फॉरेस्टेशन करनी पड़ेगी। तो ये सब करने के साथ ही हम पानी को बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? वाटर शेड मैनेजमेंट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बेटर एग्रीकल्चरल practice, storage of reservoir, use of industrial and domestic waste water and forestation। तो वाटर कंजर्वेशन, मेथड्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, तो ये भी आपने पढ़ा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ेगी। वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है? वाटर शेड मैनेजमेंट में होता है कि भाई, और कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टोरेज रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे, रीयूज करना पड़ेगा डोमेस्टिक वाटर का और इंडस्ट्रियल वाटर का, और बेटर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग तो आपने देखी होगी, देखी है कहीं?
हेलो, रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है? अभी तक तो नहीं देखी सर। सर देखा नहीं है, पढ़ा है। पढ़ा है, देखा है, कैसे क्या होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, कुछ बता सकते हैं? सर वो जो बारिश का पानी सर बारिश का यूज पानी करते हैं को सर, इकट्ठा स्टोर करते हैं करके। सर, बावड़ी वगैरह बना होता है सर गांव में, तालाब वगैरह। नहीं नहीं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग में बिल्डिंग्स होती है ना, जैसे जैसे हमारा कॉलेज की बिल्डिंग है मान उस लो, पे सर छत उसमें पे जो भी तो पानी छत होता पे है भी उसको बनाते हैं ना सर वो, टंकी तो रखते हैं। पाइप छत के में थ्रू नहीं, मतलब इकट्ठा छत करते का हैं टंकी सारा उनकी पानी मदद से। लाके, छत का सारा पानी लाके पिट में लगा डाल देते हैं, और पिट में पाइप होता है, वो अंडरग्राउंड पाइप टैंक में डालते हैं। पानी को जमीन के अंदर ले जाता है। ओके, दैट इज कॉल्ड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। मतलब जितना भी पानी है छत का, वो एक पिट में ले जाओ, पिट को फिर पिट में पाइप लगा के उसको, उसके अंदर कुछ फिल्टर बेड भी बनाते हैं, वो साफ, थोड़ा बहुत साफ करके जो पानी को वापस ग्राउंड में ले जाता है। पाइप लगे होते हैं, वो पानी के ग्राउंड वेट वाटर में उसको मिला देते हैं। दिस इज कॉल्ड द रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। और वाटर शेड मैनेजमेंट क्या होता है? हर नदी का एक कैचमेंट एरिया होता है। कैचमेंट एरिया का मतलब है जितना भी पानी उस जगह बारिश होगी वो नदी में जाती है, दैट इज कॉल्ड द कैचमेंट एरिया। तो उस कैचमेंट एरिया को जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, तो उस वजह से पानी जो है नदी तक नहीं पहुंच पाता। यहाँ कोई कॉलोनी बस गई, या कुछ आपने ऐसा कुछ कर दिया, कंस्ट्रक्शन कर दी, जिसकी वजह से पानी जो है नदी की तरफ नहीं जा रहा, जो रेन वाटर है, तो दैट इज कॉल्ड दी डिस्टर्बेंस ऑफ वाटर शेड मैनेजमेंट। तो आप इसका मैनेजमेंट करेंगे एरिया को, ताकि सारा पानी नदी में चले जाए। जैसे अभी भी अगर हम देखें तो जितना भी रेन वाटर होता है वो सारा यमुना तक नहीं पहुंच पाता दिल्ली का। ओके, बीच में ही इधर उधर डिस्टर्ब हो जाता है। ओके, ना किसी नाले में चला जाएगा या कुछ ऐसी जगह चला जाएगा, नदी तक नहीं पहुंच पाता। इफ वी आर नॉट एबल टू मैनेज इट प्रॉपरली। मैनेज करने का वाटर शेड मैनेजमेंट का सबसे बढ़िया, तभी हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं कि भाई पानी सारा ग्राउंड में चला जाए। तो ग्राउंड जो होता है, ग्राउंड की जो पानी होता है वो कहीं ना कहीं रिवर से जरूर लिंक कर रहा होता है, तो वो ग्राउंड से फिर रिवर में चला जाता है। तो सो दिस टाइप ऑफ मैनेजमेंट। और दूसरा ये है कि हमारा जो एरिया है उसमें सारी बिल्डिंग्स बन गई हैं, तो हमारे को इतना पानी जो गिरता है वो जमीन के अंदर नहीं जा पाता ग्राउंड वाटर तक, क्योंकि हमने उसको पक्का कर दिया एरिया को। उस वजह से नीचे तक नहीं जा पाता, उसको पानी को होल्ड नहीं कर पाते हम, तो उसकी वजह से भी पानी नजदीक तक पहुंच नहीं पाता। ये तो खैर अर्बन की बात हो गई। ऐसे ही हमने जंगलों को भी क्या हो गया है कि हमने जंगल को क्लीन कर दिया, जिसकी वजह से भी पानी वो है रिटेन नहीं कर पाते जंगल। ओके, वो सारा का सारा पानी एकदम नदी में एकदम ही चला जाएगा और एकदम ही वेस्ट हो जाता है। सो एक जो प्रोसेस है, जो रेगुलर प्रोसेस है, रेगुलर प्रोसेस के थ्रू वो नहीं जा पाता पानी नदी में। तो इसके लिए वाटर शेड मैनेजमेंट करते हैं। ओके, कंट्रोलिंग द स्ट्रॉन्ग वाटर फ्लो। तो ये जो स्टॉर्म वाटर फ्लो है, जो भी नदी का पानी है, इस पे हम कोई ध्यान नहीं देते। ओके, जो भी नदी, जो हमारे जैसे रेन हो रही है, कल की रेन हुई, ओके, सारा पानी कहीं, वी हैव नॉट इवन स्टोर्ड द ऑल द वाटर बिकॉज वी नो दैट इज अ प्रीशियस वन। लेकिन हमारा कोई ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम नहीं है कि भाई इस पानी को हम यूटिलाइज कर सकें आने फ्यूचर में या इन समर में। ऐसे रिजर्वायर नहीं बनाते, ऐसा कुछ भी नहीं किया हुआ हमने कि इस पानी का हम ध्यान रखें। जिस दिन प्रॉब्लम आएगी उसके बाद ही ध्यान रखेंगे। ओके, तो वेरियस मेथड्स हैं। एक तो मिनिमाइज द डेवलपमेंट ऑफ इम्परवियस सर्विस, जितना भी पक्का सरफेस कम से कम हो, सारा मिट्टी हो, पार्क हो, डेंस वेजिटेशन हो। अ, ऐसे बेसिन बने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, बड़े बड़े पोंड बनने चाहिए। ओके, जितने भी नेचुरल हमारे जो बॉडीज है, वाटर बॉडीज है, उसको दोबारा रिस्टोर करना चाहिए। अगर आप देखें तो जितने भी पहले हर गांव में एक पोंड होता था, वो पोंड सारे सूख सूख गए हैं। ओके, उसको रिस्टोर करना चाहिए, पता करना चाहिए वो क्यों सूखे हैं, पानी क्यों नहीं पहुंच रहा। ओके, तो ये सब अ, जितना भी रेन वाटर को पोल्यूशन से भी बचाना है। ऐसा होता है कि भाई रेन वाटर जब सड़कों में आता है, कूड़ा मिल जाता है, तो दिस इज अनदर प्रॉब्लम कि हम रेन वाटर को भी पोल्यूट कर देते हैं। जो वाटर शेड मैनेजमेंट है कि भाई कैसे करें, रेन वाटर पोल्यूशन को भी नदियों में ले जाता है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि पानी जो नदी में जाए वो साफ जाए,
अर्बनाइजेशन को भी कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, जितना भी अर्बनाइजेशन हुआ है उसकी वजह से आपको पेड़ लगाने पड़ेंगे। ओके, वाटर को ग्राउंड तक पहुंचाना पड़ेगा, सरफेस से रन ऑफ को कंट्रोल करना पड़ेगा, और जो चैनल्स बनाने पड़ेंगे। ओके, जो स्ट्रीम को स्कोरिंग को रोकें और उसके वॉल्यूम को बढ़ा सकें। तो दिस लॉट ऑफ वर्क वी हैव टू डू, और रिजर्वायर बनाने पड़ेंगे ताकि पानी को बचाया जा सके। अभी तक हम ऐसा बहुत कुछ भी नहीं कर रहे। ओके, हमने तो सिर्फ बर्बाद ही कर रहे हैं। ओके, वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, लॉट ऑफ थिंग्स वी हैव टू डू। जब जिस दिन प्यासे मरेंगे ना, उस दिन अगले साल के लिए बनाएंगे। ओके, क्योंकि ये हमारी विशेषताएं हैं। जब तक आग नहीं लगती तब तक हम कुआं नहीं खोदते। ओके, जब आग लगती है तभी कुआं खोदते हैं। तो ये डेमोक्रेसी की खास बात है। ओके, वो कहते हैं पहले आग लगे तभी कुआं खुदेगा। तो ये सब जब ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो हम ये इसके बारे में सोचेंगे। ओके, जब भी डैम बनता है, माइनिंग होती है, हाईवे बनता है, तो नेशनल पार्क बनते हैं, तो हमारे जो बहुत से लोग होते हैं कि उनको डिस्प्लेस करना पड़ता है, उनको दूसरी जगह पे भेजना पड़ता है। तो दैट इज कॉल्ड दी रीसेटलमेंट एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल। इससे प्रॉब्लम तो है उन लोगों के ऊपर। ओके, कि भाई आपको किसी अपने घर से हटा के दूसरी जगह पे भेज रहे हैं। ओके, ड्यू टू डेवलपमेंट, मान लीजिए एक सड़क जानी है कहीं से, ओके, उसके एरिया के लोगों को हटा दिया, या माइनिंग होनी है, या कुछ और काम होना है जो जरूरी है, या डैम बनना है, डैम में रिजर्वायर बना के उसका पानी इकट्ठा करना है। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, तो लोगों को बाहर भेजना पड़ता है, हटाना पड़ता है वहाँ से। तो इट इज़ नॉट, तो ऐसे ट्राइबल लोगों पे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो इसका विशेष ख्याल रखना पड़ेगा उनको। टहरी डैम जब बना था तो 100 गांव को हटाया गया था। ओके, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन लोगों ने, कई लोग जो है इन्वायरमेंटलिस्ट फाइट भी करते हैं इसके लिए। बट डेवलपमेंट भी जरूरी है और इनका ख्याल रखना भी जरूरी है, तो दोनों बातें जरूरी हैं, ताकि कम से कम इनको नुकसान पहुंचे, ये ख्याल रखना सरकार का काम है। जब भी वो डेवलपमेंट करती है, वहाँ के लोगों को हटाती है, तो उनका फर्ज बनता है कि उनको पहले से बेहतर कंडीशंस में ले जाए, ताकि उनका जो दर्द है कम से कम हो सके। बट ये एनवायरमेंटल एथिक क्या है? एंड एथिक्स का मतलब होता है कि वन कैन अंडरस्टैंड बिटवीन राइट एंड रॉन्ग, दैट इज कॉल्ड द एथिक। ओके, कोई भी एथिक्स है, कोई भी आपने सुना होगा ये वर्ड, दैट आप में जो भी संस्कार या कोई भी स्टडी या नॉलेज जो भी पैदा होती है, या अवेयरनेस भी कह लो, तो आप उसकी वजह से, अपनी अवेयरनेस की वजह से, यू कैन जज कि ये अच्छा है या बुरा है। ओके, तो इस पे इसको एथिक्स कहते हैं। तो ऐसे ही इन्वायरमेंटल एथिक्स हैं। कोई भी काम आप करते हैं तो यू मस्ट बी एबल टू नो कि भाई ये जो अर्थ के लिए जो अच्छा है या बुरा है, दैट इज कॉल्ड द इन्वायरमेंटल एथिक्स। तो जो भी है, कोई भी काम आप करते हैं तो आप उसका इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखिए, उसको ज़्यादा एक्सप्लॉइट मत कीजिए, और कोई भी पोल्यूशन मत क्रिएट कीजिए। तो कोई भी कार्य करते हैं तो यू मस्ट बी अवेयर दैट it is good for the environment or not, that is called the environmental ethics। जो ह्यूमन बीइंग है, ये भी फूड चेन का एक पार्ट है। जो भी ये एक्टिविटी करता है वो इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करती है, उसको हार्म पहुंचाती है। हम जो भी काम करते हैं तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। अगर गलत काम करते हैं तो फूड चेन को भी डिस्टर्ब करता है। हम अपनी ग्रीड के कारण ऐसा काम करते हैं। तो ये सब हमें एथिक्स के बाद ही हमें पता चलेगा कि वी आर डूइंग गुड और रॉन्ग। ओके, क्लाइमेटिक चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ओजोन लेयर, न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स एंड होलोकॉस्ट केस स्टडीज। ओके, क्लाइमेट चेंज क्या होता है कि हमारी वेदर कंडीशंस होती हैं, उसमें चेंज आता रहता है। मतलब जनरली आपने देखा होगा, कई बार ही कहते हैं कि मार्च सबसे गर्म मार्च थी, या सबसे, इसमें मार्च में इस बारी पिछली मार्च से 4 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया, या गर्मियाँ जल्दी आ गई। ओके, दिस इज कॉल्ड क्लाइमेटिक चेंज। ओके, जो सीजन्स को, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स को चेंज करता है, या विंटर इस बार ज़्यादा पड़ी, दिस आर कॉल्ड द क्लाइमेटिक चेंज।
और अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ओके, सी का टेम्परेचर बढ़ता रह जा रहा है, ग्लेशियर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। तो ये सब क्लाइमेटिक चेंज के एग्जांपल हैं। ओके, ग्रीन हाउस गैस की वजह से भी हमारा टेम्परेचर बढ़ रहा है। हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, फॉसिल फ्यूल का यूज़ कर रहे हैं, रिसाइकलिंग नहीं कर रहे, ओके, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ नहीं कर रहे। ये सब कारण वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड का वेरिएशन हो रहा है, ओके। ये सब कारण हमारे क्लाइमेटिक चेंज पे पड़ते हैं। क्लाइमेटिक चेंज से हमारा जो सी लेवल है वो 1 पर मीटर बढ़ता जा रहा है। ओके, सी लेवल बढ़ रहा है तो कहते हैं एक दिन मुंबई भी डूब जाएगी। ओके, अगर ऐसे ही आज नहीं तो 100 साल बाद, 150 साल बाद ऐसे कुछ सोचना है। ओके, ग्लोबल टेम्परेचर की वजह से ग्लेशियर्स सब पिघलेंगे तो जो सी शोर है वो खत्म हो जाएंगे। ओके, ये स्टडीज हैं, ओके, क्लाइमेटिक चेंज की वजह से, ओके, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल चेंज हो रही है। ओके, दिस इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जो बारिश होती है। ओके, कहीं ना कहीं ये जो साइक्लोन्स हैं, ओके, ये जो कल ये आते हैं, ये भी एक क्लाइमेटिक चेंज के या क्लाइमेटिक चेंज के एक कारण भी होते हैं इनकी वजह। ओके, जो बाकी तो फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर इंक्रीज्ड लीडिंग टू अनएक्सपेक्टेड फ्लडिंग एंड ड्राउट। ओके, फ्लडिंग भी कारण होती है, एक्सट्रीम वेदर चेंज के कारण फ्लडिंग भी हो जाती है। ओके, तो ये क्लाइमेटिक ग्लोबल वार्मिंग। ओके, ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है, इसमें जब गैसेस बढ़ती है, मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, HFCs, ये ग्रीन हाउसेस गैसेस करते हैं, जब एटमॉस्फेयर में ये बढ़ती हैं। ओके, तो इसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, टेम्परेचर कुछ गर्मियाँ ज़्यादा पड़ती है, अर्थ सरफेस वार्मर हो जाता है। ओके, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड इसका मोस्ट कारण है। ग्लोबल टेम्परेचर नौ 1 डिग्री से 1900 से अब तक जो ग्लोबल टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ गया है। ओके, ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट से ही है। ओके, हीट वेव जनरेट होती है, डेजर्टिफिकेशन हो सकता है। ओके, नेचुरल फायर, फॉरेस्ट फायर अलग हो जाती है। इवापोरेशन वाटर का ज़्यादा होता है, ओशन एंड वाटर बॉडी से में आइस कैप का पिघलना होता है। ओके, फॉर्मेशन, क्लाउड फॉर्मेशन होता है, वेदर पैटर्न को चेंज हो जाता है। ओके, शॉर्टर एंड वार्मर विंटर हो जाती है, सर्दियाँ छोटी और गर्म हो जाती हैं। रेनफॉल का पैटर्न चेंज होता है, सी लेवल का बढ़ जाता है। ओके, समर्ज जो होते हैं, फ्लडिंग और समर्जेंस ऑफ लो लाइंग कोस्टल एरिया, जैसे कोस्टल एरिया में जो समुंदर के पास है वो डूब जाते हैं। ओके, फार्मिंग डिस्टर्ब हो जाती है कि अचानक कोई गलत बारिश पड़ जाए तो फार्मिंग को भी नुकसान पहुंचता है। तो इसकी वजह से ड्राउट भी हो सकता है और सूखा भी पड़ सकता है। ओके, भुखमरी भी हो सकती है। इस पे प्लांट, एनिमल और ह्यूमंस पे इसका इम्पैक्ट खराब पड़ता है। तो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स दैट इज कॉल्ड ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। कंट्रोल क्या है, कंट्रोल तो वही है, फॉरेस्ट बढ़ाओ, बायोगैस का अपलोड करो, रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करो। ओके, कम एनर्जी यूज करो, CFC का यूज बंद कर दो, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस लगाओ। ओके, रिन्यूएबल एनर्जीज का यूज करो। दीज आर द वेरियस मेथड हाउ टू डिक्रीज द दैट क्लाइमेट चेंज। तो ग्लोबल वार्मिंग को रिड्यूस करने के, हर एक के रिड्यूस करने के तरीके वही हैं। ओके, हाउ टू कंट्रोल पोल्यूशन, सब तरीके वही हैं, चाहे वो एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, हाँ सर, एसिड रेन। अप्रॉक्स सबके तो एक ही है। हाँ, कारण भी एक ही है, और देखा जाए तो कारण भी अगर 20-25 कारण लिख दो, अगर आप ये याद कर लो तो 20-25 कारण में ही सारे कारण निबट जाएंगे। एक कारण हो गया, एक हाँ कैसे रोकेंगे, हाउ टू इफेक्ट हो गया, और हाउ टू रिड्यूस दैट पोल्यूशन। अगर आप 3 शीट देख लो तो वही वही तीनों शीट सब जगह यूज होती है। ओके, एक इसका ब्रीफ में देखो तो ये सबके यही कारण है, कारण, इफेक्ट और रिडक्शन। ओके, एसिड रेन तो आपसे पहले भी डिस्कस कर चुका हूं मैं। पानी में जब नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में होती है तो पानी में घुल जाती है, उसकी वजह से पीएच जो होता है वो पानी का चेंज हो जाता है। तो जब 7 से कम हो जाता है पीएच, 6-5, तो दैट इज कॉल्ड द एसिड रेन। ओके, नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड डेवलप हो जाते हैं उसमें, पानी में, रेन वाटर में। तो उसमें क्या होता है कि रेन वाटर जहाँ भी पड़ेगा वो एसिड वाटर
तो वो नुकसान पहुंचाएगा, वो आदमी पे पड़ेगा, आदमी को नुकसान पहुंचाएगा, एनिमल पे पड़ेगा, एनिमल को नुकसान पहुंचाएगा, प्लांट पे पड़ेगा, प्लांट को नुकसान पड़ेगा, किसी रिवर में पड़ेगा तो रिवर में परेशान करेगा, लेक में पड़ेगा तो लेक में परेशान करेगा। ओके, तो सब जगह वो एसिड रेन डिस्टर्ब करेगी। ओके, तो दैट इज कॉल्ड द एसिड रेन। कंट्रोल कैसे करेंगे? पोल्यूशन कम करेंगे, एनर्जी यूज कम करेंगे, ज़्यादा पेड़ पौधे उगाएंगे। ओके, पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस वही तरीके, वही जो पहले भी डिस्कस किया हमने। ओके, एक तरीका ये भी है बाय फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग लॉ। ओके, जो भी हमारे कानून बनते हैं किसी भी पोल्यूशन को रोकने के लिए ना, अभी हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे, वो कानून बनते हैं, उनको इम्प्लीमेंट करना होता है। ओके, अगर कोई जैसे कोई भी कानून लगा दो, कोई कूड़ा फेंकेगा तो उस पर 500 रुपये का जुर्माना होगा। ओके, तो ये भी एक कानून है। कोई पोल्यूशन करेगा तो कानून तो है पर इसका इम्प्लीमेंटेशन कम होता है। ओके, तो हैजर्डस वेस्ट को आप कोई भी मेडिकल मेडिकल नर्सिंग होम कोई भी हैजर्डस वेस्ट फेंकेगा तो उस पर जुर्माना हो जाएगा। सो दीज आर द वेरियस कानून बनते हैं। ओके, कोई भी आप फैक्ट्री नहीं लगा सकते बिना पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस के। कानून बनते हैं लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते पूरे तरीके से। अनदर इज ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओके, ओजोन लेयर होती है O3 होता है ओजोन। ओके, ये हमारे स्ट्रेटोस्फेयर में है 19 से 30 किलोमीटर अबोव द अर्थ सरफेस। तो ओजोन लेयर जो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम रेडिएशन ऑफ सन रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज से हमें बचाती है, उसको एब्जॉर्ब करके हमें बचाती है। लेकिन उस ओजोन लेयर में को भी हमने डिस्टर्ब कर दिया बाय क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को यूज करके, रेफ्रिजरेटर में कूलेंट्स का यूज करके, जो कि अब बैन हो चुके हैं। ओके, वो उसको डिस्टर्ब कर दिया। क्लोरीन मॉलिक्यूल भी उस ओजोन लेयर को डिस्टर्ब करता है और हमने उसमें छेद कर दिए ओजोन लेयर में। ओके, इवन जो फाइट जेट हमारे प्लेन उड़ते हैं उससे जो पोल्यूशन उड़ता है उसने भी ओजोन लेयर को हमारा उसमें भी हमारे होल्स कर दिए हैं। तो उस वजह से रेडिएशन अर्थ की डायरेक्ट आ रही है और हमारी बॉडी स्किन प्रॉब्लम कर रही है। तो दिस इज अनदर पोल्यूशन, ओजोन लेयर की सर डिप्लीशन। परफ्यूम के कारण भी होता है ना ओजोन है लेयर डिस्टर्ब? परफ्यूम्स के कारण भी तो सर ओजोन लेयर परफ्यूम्स का डिस्टर्ब बहुत होता से है ना? रीजन है ओजोन लेयर के तो दैट CFC उसका मेन रीजन है। जो हम जेट उड़ाते हैं या जो भी हमारे एयर ट्रैफिक है उसकी वजह से भी हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। ओके, ओजोन लेयर का एक यूनिट है कितने, दैट इज कॉल्ड द डॉप्सन यूनिट। ओके, इससे पता चलता है कि वो कितनी मोटी है। अगर एक डॉप्सन यूनिट का मतलब है 0.01 mm ओजोन लेयर है, तो 500 डॉप्सन यूनिट का मतलब है कि हमारी 5 mm ओजोन लेयर है। ओके, जहाँ पर 220 यानी कि 2 mm से कम है ओजोन लेयर, तो वहाँ उसको हम डिप्लीशन मानते हैं। ओके, ये इसके इफेक्ट्स हैं। कैंसर होता है, स्किन कैंसर होता है, रेडनिंग ऑफ स्किन होती है। ओके, सनबर्न हो जाते हैं। इट रिड्यूस इम्यूनिटी आल्सो। ओके, इट कॉज डिसऑर्डर्स लाइक कैटरैक्ट कर देता है, ब्लाइंडनेस करता है। यूवी रेज आर पर्टिकुलरली हार्मफुल फॉर स्मॉल प्लांट्स, प्लैंक्टन्स, क्रॉप्स को भी डैमेज करता है यूवी रेज। अगर डिप्लीशन, यूवी रेज रेडिएशन कैन डैमेज द पॉलीमर यूज्ड इन प्लेन क्लॉथिंग एंड अदर मटेरियल। ये विंड डायरेक्शन के पैटर्न को भी चेंज कर देता है। इट कैन कॉज द म्यूटेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल। इट रिड्यूस द एग्रीकल्चरल एंड फिश प्रोडक्शन। सो दीज आर द वेरियस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओके, दीज आर द वेरियस आपने पढ़े। कंट्रोल कैसा करना है, बस उसको उल्टा कर दीजिए। ओके, CFC का यूज नहीं करना। नॉर्मल क्लोरीन कंटेंट इन क्लोरीन कंटेंट को छोड़ना नहीं है, CFC का यूज नहीं करना। तो दिस इज द केस हाउ टू चेंज कंट्रोल द ओजोन लेयर डिप्लीशन। एंड वेस्ट लैंड रिक्लेमिनेशन, अगर ये क्या होता है कि लैंड जो बैरन हो गया उसको दोबारा से रिक्लेम करना, दैट इज कॉल्ड द वेस्ट लैंड रिक्लेमिनेशन। आप देखते हैं काफ़ी लैंड हमारी खराब हो गई है। ओके, वेस्ट लैंड हो गई है। ओके, वेरियस रीजंस, सूखा पड़ गया है या सैलिनिटी बढ़ गई है या वाटर लॉगिंग हो गई है। तो उस वेस्ट लैंड को या उसमें कोई टॉक्सिटी, कोई ऐसे केमिकल्स आ गए हैं जो
एग्रीकल्चर को सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ये सब इसको भी रिक्लेम करना है। ओके, हमें एग्रीकल्चर एरिया को बढ़ाना है। ओके, जिससे क्योंकि फूड प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें एग्रीकल्चरल एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो जो भी वेस्टलैंड के तरीका ये भी है, जितने भी हमारे टाउन्स बनने चाहिए वो एग्रीकल्चर लैंड पे नहीं बनने चाहिए। इट शुड बी, या फैक्ट्री कोई बनानी है तो दैट शुड नॉट बी, एग्रीकल्चरल लैंड शुड नॉट बी यूज फॉर द फैक्ट्री। जो बैरन लैंड है वो उसका यूज कर सकते हो आप फैक्ट्री बनाने में, इंडस्ट्री बनाने में। ओके, नॉट द एग्रीकल्चर लैंड। तो हमें ऐसी पॉलिसीज लगानी पड़ेगी। वेस्ट लैंड का और भी कहीं यूज कर सकते हैं हम। ओके, नॉट ओनली एग्रीकल्चर। ओके, हम और भी बहुत जैसे फैक्ट्री बना के, SEZ बना के, ओके, उधर कोई नगर बना के, तो वी कैन यूज द वेस्ट लैंड प्रॉपरली। तो हमें जो भी नगर बनाने हैं या स्मार्ट सिटीज बनानी है तो हमें वेस्टलैंड को यूज करना चाहिए। हमारी एक एजेंसी है, नेशनल वेस्टलैंड डेवलपमेंट बोर्ड, NWDB। तो वो जितने भी वेस्टलैंड होती है हमारे देश में उसको वो यूटिलाइज करने के तरीके निकालती है। ओके, वेस्टलैंड कई प्रकार की होती है, मैंने बताया। ऐसे कोई बहुत जगह झाड़ उग गई तो भी वेस्टलैंड बन जाती है। वाटर लॉग हो गई, बहुत कहीं से पानी ऊपर आ गया जमीन में तो भी वेस्टलैंड बन जाती है। उसमें सैलिनिटी आ गई, अल्कलिनिटी आ गई कोस्टल एरिया में तो भी वेस्टलैंड बन जाती है। ओके, अंडर यूटिलाइज, डिग्रेडेड, नोटिफाइड फॉरेस्ट, उसकी वजह से भी वेस्टलैंड होती है। तो वेस्टलैंड का मतलब सैंड आ गई, शिफ्टिंग सैंड्स, माइनिंग की वजह से भी वेस्टलैंड जनरेट हो जाती है, इंडस्ट्री की वजह से वेस्टलैंड जनरेट हो जाती है। कोई ऐसा है बहुत स्टीप स्लोपिंग ग्राउंड है वहाँ भी वेस्टलैंड है, और कहीं पे स्नो डेवलप हो गई तो वो भी वेस्टलैंड है। तो वेस्टलैंड को भी हमें बढ़ाना है, हटाना है। ओके, हमें लैंड का भी यूटिलाइज, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं लैंड इज आल्सो रिसोर्सेस। तो वेस्टलैंड डेवलपमेंट स्कीम्स के जरिए हम जो है किसी भी वेस्टलैंड को बेहतर कर सकते हैं और यूजफुल बना सकते हैं। ओके, जैसे बताया, पीपल नर्सरी बना के, ओके, सिल्वी पेस्चर फार्म्स बना के, सीड डेवलपमेंट करके, ओके, तो ये लैंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। नेचुरल रीजनरेशन करके, एग्रो फॉरेस्ट्री, हॉर्टिकल्चर करके, वुड सब्स्टिट्यूट डेवलप करके। तो देयर इज वेरियस मेथड। ओके, हर चीज का अनयूटिलाइज जो भी चीज होती है उसका कोई ना कोई तरीका होता है कि भाई उसको कैसे यूटिलाइज करें। ये काम बड़े बड़े होते हैं। ये कोई जैसे एग्जांपल, एक बंदे ने वेस्टलैंड में पूरा फॉरेस्ट खड़ा कर दिया, 25 साल लगे उसे। ओके, इट इज नॉट ए, आज और कल में नहीं होती ये चीजें, 20-20, 15-15 साल लग जाते हैं। बट एक ह्यूमन रेस को उसके लिए एफर्ट करने पड़ते हैं किसी भी चीज करने के लिए। ओके, ऐसे काम करने के लिए बहुत अच्छे एफर्ट चाहिए होते हैं, जो कि हमारे जो वो एफर्ट्स हैं कम हो गए। अभी मैं पिछले देर पे पढ़ रहा था तो एक देश में उसने स्कीम निकाली, ग्रेजुएशन तब तक नहीं मिलेगी डिग्री जब तक आप एक पौधा नहीं उगाएंगे, उसे बड़ा नहीं करेंगे। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स आल्सो इम्प्रूव द नेचर इन्वायरमेंट। तो हमें ऐसे बहुत सारे कदम उठाने पड़ेंगे कि कम्युनिटी सर्विस है, तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे जब तक ये सब चीज़ें नहीं होंगी। ओके, ओनली पैसे, जितने भी फॉरेस्टेशन हम करते हैं, बहुत सारे प्लांट उगाते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं, लेकिन उसमें से कितने प्लांट सही से डेवलप होते हैं इसका कोई ध्यान नहीं रखता। ओके, तो ये सब बातें हैं। तो अगर हर एक आदमी जीवन में एक प्लांट भी उगा दे और बड़ा कर दे तो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सुधर जाएगी। तो ये सब बातें हम करते नहीं हैं। ओके, सिर्फ एक प्रीच करते हैं एक दूसरे को। ओके, क्योंकि हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें ये कमी है कि हम कम्युनिटी सर्विस को, कम्युनिटी को अपना नहीं मानते। हम कोई भी टाइम हम जो है अपनी कम्युनिटी में नहीं देते। ओके, जब मैंने सुना कि अमेरिका में इट इज़ कंपलसरी फ्रॉम द वेरी चाइल्डहुड बिगिनिंग कि हर बच्चे को 2 या 3 घंटे कम्युनिटी को सर्विस करना जरूरी है, चाहे वो अवेयरनेस के टाइप में हो या कुछ, कोई भी कम्युनिटी सर्विस आपको हफ्ते में 2 या 3 घंटे जरूर करनी है। और हमारे देश में तो ये है कि कम्युनिटी सर्विस करोगे तो वो समझेंगे इसका कोई काम ही नहीं है। ओके, ये निकम्मा आदमी है। तो दिस सोच को बदलना। ओके, सो लैंड डिग्रेडेशन, कॉजेज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। तो कॉजेज तो उसी में डिस्कस हुए, ओवर कल्टिवेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग, इम्प्रॉपर इरिगेशन, तो सॉइल इरोजन, सॉइल पोल्यूशन, सैलिनिटी, ओवर कल्टिवेशन। So these are the various reasons of soil degradation. फिर उसके बाद जो है
जितने भी फैक्टर्स हैं ये सब, वेजिटेशन कवर, ये सॉइल डिग्रेडेशन के कारण है, सॉइल पोल्यूशन है। ओके, कहीं आपने देखा सॉइल सॉइल खराब हुई हो, डिग्रेड हो चुकी हो? पहले कभी यहाँ पर खेत हुआ करते थे, अब बंजर हो गई है जमीन। हेलो, ओके। हाँ हाँ जी, तो ऐसा जो आपने देखा होगा कि सैलिनेशन, वाटर लॉगिंग की वजह से भी, जैसे बाढ़ आ गई उसकी वजह से भी लैंड खराब हो जाती है। ओके, गंदा पानी, वाटर लॉगिंग, ये सब लैंड को डिस्टर्ब करते हैं। ओके, लैंड की कल्टीवेशन पावर को ख़त्म कर देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द लैंड डिग्रेडेशन। माइनिंग से भी होता है। कंज्यूमरिज्म एंड वेस्ट प्रोडक्ट, ये वही है कि आप जितना ज़्यादा हम सामान का यूज़ करते हैं उतना वेस्ट